बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यू इरा ऑफ ईरान एंड सऊदी रिलेशन का। इसमें हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो न्यू एग्रीमेंट साइन हुए हैं चाइना की मदद से, उसके क्या रिपरकशंस हैं मिडल ईस्ट के अंदर, और इन 3 स्टेट्स के पर्सनल इंटरेस्ट क्या हैं इस डील को लेके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। An agreement has been reached between the Kingdom of Saudi Arabia and Islamic Republic of Iran that includes an agreement to resume diplomatic relations between them and reopen their embassies and mission within a period not exceeding 2 months. And the agreement includes the affirmation of respect for the sovereignty of states and non-interference of internal affairs of the state, March 2023. इन शॉर्ट अगर मैं इस एग्रीमेंट के बारे में आपसे बात करूँ तो इस एग्रीमेंट का सिर्फ इतना ही पर्पज़ है कि ये दोनों स्टेट्स हैं सऊदी अरेबिया और ईरान जो है वो एक दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगी, और जो इनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं इंटरनल जो इंटरेस्ट अफेयर्स हैं उनमें जो है कोई भी मुदाखलत नहीं करेंगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इनकी काजेज़ की, रेवलरी के काज क्या है सऊदी अरेबिया और ईरान की जो है ये क्यों समझा जाता है कि ये जो है वो हिस्टोरिकली राइवल स्टेट्स हैं। इनकी रेवलरी की जो मेन जो रूट्स है वो स्टार्ट होती है आफ्टर ईरान रेवोल्यूशन 1979 के दरमियान के बाद। 1979 के बाद जो ईरान है उसको स्टेटस मिल जाता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ठीक है। और ये जो स्टेट्स के तरफ से ये क्लेम किया जाता है कि वो रिपब्लिक्स को प्रमोट कर रहा है, जबकि रॉयल फैमिली का अगेंस्ट जो है वो नेशंस को प्रोवोक कर रहा है कि वो प्रोटेस्ट करें। जिसकी एक कॉमन एग्जांपल देखी जाती है अरब स्प्रिंग 2011 के अंदर, जब सऊदी अरेबिया एक्यूज़ कर रहा है ईरान को कि वो इंसाइट कर रहा है प्रोटेस्ट इन बहरीन अगेंस्ट रॉयल फैमिली, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो सऊदी अरेबिया और ईरान के क्लैशेस के दरमियान एक बड़ी वजह बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें सीरिया वार की 2011 के अंदर, जब सीरिया के अंदर शिया सुन्नी की जो वार चल रही है, इसके बहुत ज़्यादा जो असर है वो इसी वजह से है कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो ईरान उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। उसको जो है मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कि वो सप्रेस करे वहाँ का सुन्नी रेबल्स को। ठीक है। जबकि उसके अपोजिट जो है वहाँ के जो रेबल हैं, जो उसकी नेशन है, वो सपोर्ट में है सऊदी अरेबिया के और यूएसए के, जिसकी वजह से सीरिया जो है वो एक वार बन चुका है, एक मैदान जंग बन चुका है शिया और सुन्नी स्टेट्स के दरमियान। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वार इन यमन 2015 की, तो वार यमन में भी तकरीबन यही देखा जाता है कि जो वहाँ के जो हूदिस ग्रुप हैं, वहाँ के जो रेबल्स हुदी हैं वो सपोर्टेड बाय हैं ईरान के, ईरान उनको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। लेकिन उसके जो अपोजिट है, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है यमन के अंदर, जो गवर्नमेंट थी वो सपोर्ट में थी बाय सऊदी अरेबिया के। ठीक है। सऊदी अरेबिया वहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। लेकिन जबकि जो वहाँ के रेबल्स ग्रुप हैं वो सपोर्ट में है बाय ईरान के। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लैशेस की वजह ये है स्टैम्पिड, मक्का स्टैम्पिड इंसिडेंट 2015 के अंदर। मक्का स्टैम्पिड इंसिडेंट में क्या होता है कि जो हज के दौरान जो आए हुए ईरानियन थे, ऑलमोस्ट 400 ईरानियन जो है वो स्टैम्पिड इंसिडेंट की वजह से मारे जाते हैं, जिसको जो है ईरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनली एग्जैजरेट करने की कोशिश करता है कि ये सऊदी अरेबिया की मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है, और ईरान के जो है वो ऑलमोस्ट 400 प्लस जो हैं वो लोग मारे गए हैं। लेकिन उसके ऑपोजिट जो है वो सऊदी अरेबिया क्लेम करता है कि एक नेचुरल कैलेमिटी है, और ईरान जो है वो सऊदी अरेबिया के इंटरनेशनली इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, जिसके अगेंस्ट या कह सकते हैं इसके प्रोटेस्ट में अगले साल जो है ईरानियन जो थे उन्होंने हज से जो है वो बाइकआउट किया। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट एक मेजर कॉज की बात करते हैं जिसकी वजह से इनकी एम्बेसीज को बंद करना पड़ा, वो थी एग्जीक्यूशन ऑफ सिटी क्लर्क निमर अल निमर 2016 के अंदर। सऊदी अरेबिया के अंदर एग्जीक्यूशन होती है सिटी क्लर्क निमर अल निमर की 2016 के अंदर। इसके प्रोटेस्ट में जो है ईरान में जो सऊदी एम्बेसीज हैं वहाँ पे अटैक होता है। ठीक है। और लोग जो है उनके एम्बेसीज के ऊपर अटैक करते हैं, और जिसके अगेंस्ट डिप्लोमेटिकली बायलेटरली जो है वो दोनों स्टेट्स जो हैं अपनी एम्बेसीज को क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कतर ब्लॉकेट की 2017 के अंदर, इस ब्लॉकेट में क्या होता है कि सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, इजिप्ट जो है वो कतर के साथ अपने रिलेशनशिप को लिमिटेड कर देती हैं, इस क्लेम के साथ कि कतर जो है वो ईरान के बहुत ज़्यादा क्लोज है और वहाँ पे जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। लेकिन कतर ने हमेशा जो है इस एलिगेशन को डिनाइड किया और कहा कि ये जो है ना ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक रूमर।
सुन्नी शिया के कन्फ्लिक्ट के नतीजे में लिबनान के प्राइम मिनिस्टर साद हरारी की डेजिग्नेशन होती है 2017 के अंदर, क्योंकि उसका कहना ये था साद हरारी का कि वहाँ की जो नेशन है वो अंडर कंट्रोल है हज़बुल्लाह के ईरान के, जिसको हज़बुल्लाह जो कि ईरान से सपोर्ट लेता था उसके कंट्रोल में है। और इससे थक कर जो पीएम लिबनान है वो रेजिग्नेशन दे देता है। पीएम जो लिबनान है वो सपोर्टेड बाय था सऊदी अरेबिया के। तो इस तरह से लिबनान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो गए, जिसकी वजह से इनकी इकॉनमी को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ। ठीक है, अब जब साद हरारी का जो है वो रेजिग्नेशन आया तो उसके नतीजे के अंदर सऊदी अरेबिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद के अंदर मिसाइल अटैक हुआ, जो कि मिसाइल इंडिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रियाद। ठीक है, और ये जो मिसाइल अटैक हुआ था ये हूथीज़ रेबल ग्रुप की तरफ से हुआ था, जो कि यमन में होते हैं। लेटर अगर हम बात करें 2018 के अंदर यूएस पुल आउट ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील, ट्रम्प की गवर्नमेंट आई तो जो यूएसए था वो JCPOA की तरफ से उसने बायकॉट कर दिया ईरान की न्यूक्लियर डील के ऊपर, जिसको किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ की गई। और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने की तरफ से ईरानियन सुप्रीम लीडर को एज अ न्यू हिटलर का भी टाइटल दिया गया। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें 2019 के अंदर सऊदी अरेबिया की जो ऑयल इंडस्ट्री है, जो क्रूड ऑयल इंडस्ट्री है, उसके ऊपर अटैक किया गया ईरान की तरफ से, जो कि हौथीज़ ने बाद में हौथीज़ जो थे यमन के, उन्होंने क्लेम किया इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कि हमने ये अटैक करवाए हैं। ठीक है, 2020 के अंदर कासिम सुलेमानी की डेथ हो जाती है, जिसको सऊदी अरेबिया जो है काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ वर्ल्ड आवर सऊदिया ईरान पीस की, तो वर्ल्ड ने किस तरह से इस पीस डील को जो है वो देखा है, किस तरह से रिएक्शन दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने इस डील को जो है वो काफ़ी ज़्यादा वार्मली इस डील का वेलकम किया है, क्योंकि ईरान जो है वो पाकिस्तान की एक नेबर स्टेट है जहाँ पर वो पीस चाहता है, और सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के थ्रू आउट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहे हैं। तो पाकिस्तान चाहता है कि दोनों स्टेट्स ही आपस में कोर्टली तौर पर, वार्मली तौर पर एक दूसरे के जो है एग्रीमेंट्स को वेलकम करें और जो है बूस्ट अप करें एक दूसरे की इकॉनमीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इराक की, तो इराक की दोनों स्टेट्स ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल, ट्रेड, रिलीजियस, कल्चरल टाइज़ हैं, जिसकी वजह से ईरान ने भी इस डील को काफ़ी ज़्यादा वार्मली वेलकम किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिबनान की, तो लिबनान के अंदर जो कि पीएम की रेजिग्नेशन के बाद जो पॉलिटिकल क्राइसिस आई, जिसकी वजह से उसकी इकॉनमी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो उम्मीद की जाती है कि वो भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इनके पर्सनल इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे पहले हम ईरान की बात करते हैं। ईरान जो है वो डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, इंटरनेशनल लिखा हुआ है, इंटरनेशनली अपना इमेज को बेहतर करना चाहता है, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से, जैसे कि चाइना की इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो कि ईरान जो है उसका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, उसके वजह से जो फॉरेन करेंसी उसकी कंट्री में आएगी, उसके वजह से बूस्टअप करना चाह रहा है अपनी इकोनॉमी को। ठीक है, और चाहता है कि जो उसके ऊपर सैंक्शंस हैं वो रिड्यूस्ड हो जाएं। जैसे कि अब देखें ईरानियन स्टील जो है, जो कि काफ़ी मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वो सऊदी मार्केट के असेस ले रहा है, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया जो है वो दुबई के मॉडल को फॉलो कर रहा है। सऊदी अरेबिया जो है उसकी इकॉनमी बेसिकली डिपेंड करती है ऑयल के ऊपर, ऑयल की एक्सपोर्ट के ऊपर। तो ये अज्यूम किया जाता है कि ऑयल जल्द ही सऊदी अरेबिया से ख़त्म हो जाएगा, तो वो चाहता है कि अपने अच्छे वक्तों में वो अपनी स्टेट को वो टूरिज़्म अट्रैक्शन का एक मरकज़ बना ले, जहाँ से वो अपनी इकॉनमी को बूस्ट हो, जैसे कि दुबई कर रहा है। ठीक है, इसके लिए उसने एक प्रोजेक्ट बनाया है, विजन 2030। इस विजन को जो है, इस प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अपने रीजनल स्टेबिलिटी करे, अपने बॉर्डर रीजन एरिया के ऊपर एक पीस कायम करे। इसके साथ साथ वो तुर्किया के साथ भी अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज रखना चाहता है, जो कि जमाल खशोगी की मर्डर के बाद काफ़ी ज़्यादा उसके रिलेशनशिप जो है वो टेंस हो गए थे तुर्किया के साथ।
लास्ट पे अगर हम बात करें चाइना की, चाइना के क्या इंटरेस्ट हैं। चाइना जो है वो एशिया के अंदर यूएसए का जो रोल है वो उसको डिमिनिश करने की कोशिश कर रहा है। पहला इसका इंटरेस्ट ये है। सेकंड ये है कि ये मेजर इंपोर्टर स्टेट जैसे कि चाइना जैसे कि सऊदी अरेबिया और ईरान से अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए अपने ही कंडीशंस पे ऑयल परचेज़ करना चाह रहा है। और जो ऑयल का पैसेज है जैसे कि पर्शियन गल्फ हो गया, स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर अपना जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप चाहता है और चाहता है कि उसका जो ऑयल की जो ट्रांसपोर्ट है वो सेफली आए, किसी भी प्रेड के शिकार में ना जाए। सेकंड ये है कि वो सऊदीया की जो पोर्ट है उसकी बंदरगाह के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर रिसेंटली उन्होंने एक $12.2 बिलियन के जॉइंट वेंचर के उन्होंने जो है अभी अनाउंसमेंट की है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो यूएसए का जो भी रोल रहा है मिडल ईस्ट के अंदर उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाना चाहता है कि जो है यूएसए के रोल्स की वजह से मिडल ईस्ट जो है वो एक जंग के मैदान में कन्वर्ट हो चुका हुआ था। अगर जो है मिडल ईस्ट के अंदर पीस आता है, वहाँ पे अमन आता है, तो जो यमन है, यमन के पोर्ट के ऊपर जो कि ये भी वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है, अडन पोर्ट, उसके ऊपर इन्वेस्ट करके वहाँ पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि वो पूरे यूरोप में और बाकी स्टेट्स में जो है अपने जो ट्रेड है उसको बूस्ट अप कर सकें। ये था आज का हमारा टॉपिक। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है और ज़्यादा एनर्जी के साथ और ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकूँ। अल्लाह हाफिज़।